Hello, students. Assalamu alaikum. Welcome back. So we are here again with the new lecture. As you know, previously we stopped on the this ciliated epithelium, जहाँ पर हमने stop किया था. अब इसी से आगे हम चलेंगे because we have to start with the other four things which are parts of the tissues. So we will complete it in this lecture. So सबसे पहले हमने चेक करना है muscular tissue या muscle tissue. मस्क्यूलर टिश्यू या मसल टिश्यू बता दें कुछ भी क्या होता है. ऑब्वियसली नाम समझ आ गया होगा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं आराम से. मस्क्यूलर टिश्यू सो मस्क्यूलर टिश्यू. अब जब मस्क्यूलर टिश्यू की बात करते हैं तो इनकी चूँकि लोकेशन डिफरेंट है, इनकी फंक्शंस डिफरेंट है, उनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो उसी बेस पर हम इन मस्क्यूलर टिश्यू को तीन मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं. कितने में याद रखेंगे आप? मे बी आपको लग रहा हो बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये आपको पढ़ना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज सेम चैप्टर इज़ रिपीटेड इन 11th क्लास. इन दिस 9th इज़ फॉर योर basic things to understand right here, and then in detail, in more and more detail, you have to read it in 11th class also. अभी तो बहुत छोटा छोटा कम कम हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके, सो मस्क्यूलर टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, दिस टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स. कितने का है? 3 टाइप के मसल टिश्यू हमारे अंदर पाए जाते हैं. नंबर 1 स्ट्रिएटेड, जिनका दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल या स्ट्रिप या वॉलेंट्री मसल्स. अगर कुछ न याद रहे इसको याद रख लीजिए. वॉलेंट्री मसल्स, पहला है वॉलेंट्री मसल. वॉलेंट्री का मतलब जो आपकी चाहत की बेस पे काम करता है. आप चाहते हो तो वो काम करता है, नहीं चाहते तो वो रुक जाता है, नहीं करेगा काम. जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी ज़ुबान बोल रही है, आपकी बोल रही है, कब तक बोलेगी? जब तक आप चाहेंगे. आप चुप हो जाओ, आपको डंडे भी पड़े, आप बोलने वाले नहीं हो, राइट? तो आपको चुप करके रहना है. इसका मतलब आप वॉलेंट्री काम कर रहे हो, बोल रहे हो तो वॉलेंट्रीली, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता बोलने के लिए. दैट मीन्स इट्स ए वॉलेंट्री एक्टिविटी. सो जो मसल इसके अंदर हेल्प करेंगे वो कौन से होंगे? वॉलेंट्री मसल, जो आपकी चाहत की वजह से चलते हैं. दूसरा अनस्ट्रिप्ड या अनस्ट्रिएटेड, राइट? स्मूथ मसल्स भी इनका दूसरा नाम है, अनस्ट्रिएटेड. या तीसरा इसी का, पहला वॉलेंट्री था, दूसरा हो गया इनवॉलेंट्री. दूसरा कौन सा हो गया? इनवॉलेंट्री. नाउ इनवॉलेंट्री मसल, दैट मीन्स जो आपकी चाहत में है ही नहीं, आप सांस लेते हैं या आपकी हार्ट बीटिंग कर रही है, हार्ट बीट कर रहा है, राइट? ये जो कुछ मसल्स हैं ये ऐसे काम करते हैं जिसमें आपकी चाहत नहीं है, आपके चाहने के बगैर भी ये करेंगे. ओके. तीसरी चीज़ है कार्डियक मसल, दैट इज़ दे आर प्रेजेंट इन हार्ट वॉल्स. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या काम करते हैं. नंबर 1 this voluntary, then number 2 involuntary, and number 3rd is cardiac muscle. So let us check out in detail. Striated muscles. Look, what is striated muscle? Here is a diagram. You can see there is स्ट्रक्चर. ये कुछ लंबा सा दिख रहा है आपको, स्ट्रेशंस दिख रहे हैं इसमें. स्ट्रेशंस क्या है? ये वाले पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये इस तरह से कुछ, जिस तरह ट्रैकिया में दिखता है हमको रिंग सी. दीज आर द स्ट्रेशंस, ठीक है ना? बाइफर्केशन, कट्स, छोटे 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 छोटे. इस स्ट्रेटेड मसल का एक्चुअली काम क्या, ये होते कहाँ पे है? देखिए, ये वो मसल है जो बॉडी की मूवमेंट्स के लिए हेल्प करता है. ओके, किसके लिए हेल्प करेगा? दे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स दे आर अटैच्ड टू बोन्स. मूवमेंट किसकी वजह से होती है? बोन्स की वजह से. वो हिलती हैं तो इसलिए हम चलते हैं. सो अटैच्ड टू द बोन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? बॉडी मूवमेंट्स. अगर बॉडी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, दे हेल्प इन लोकोमोशन. किसके अंदर हेल्प हो रहा है? दे आर कंट्रोलिंग व्हाट? लोकोमोशन. और जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से निकले, आपको मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने के लिए क्या करना है? आपको तैयार होना है और आप निकल पड़े. अब आपको ज़बरदस्ती कोई निकाल नहीं सकता. आप चाहते हैं, आप उठते और चले जाते हैं. द सिग्नल गोज स्ट्रेटेड मसल, दे स्टार्ट वर्किंग, दे कंट्रोल all these voluntary activities because they are connected to bones. और ये bones की वजह स्ट्रेच करते हैं, रिलैक्स करते हैं, बाकी चीज़ें, तो आपको हेल्प हो जाती है. स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ योर हाउस, आउट ऑफ योर होम, बट डोंट मूव इन ओवर डेज, ओके, बिकॉज इट इज़ लॉकडाउन पीरियड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इन्हीं मसल्स को बोला जाता है, नाम मैंने आपको बताया यहाँ पे, स्केलेटल मसल. ये देख लीजिए, यहाँ पे इनको दूसरा नाम क्या दिया गया? स्केलेटल. वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स. अब they work according to our will, hence that's why they are called as voluntary muscles. अब ये muscles मिलते कहाँ कहाँ पा रहे हैं? What is their location? You can see
बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ऑफ द आर्म्स, राइट। बाइसेप्स आप समझ सकते हैं, डोले शोले बनाने वाले, राइट, जिम विम जाते हैं बंदे। तो बाइसेप्स जो बने हैं, इन बाइसेप्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, आपके फेस के अंदर प्रेजेंट हैं, आपकी नेक के अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन टंग। अभी मैं आपसे बात कर रहा था जुबान की, टंग, ठीक है, टंग के अंदर भी प्रेजेंट है। देन ये दिस इज ऑल दे आर प्रेजेंट इन फेरिंग्स, नीचे का एरिया, राइट। ओके, देन अपर ईसोफेगस, फूड पाइप जो आपकी दिख रही है, फूड पाइप अपर यू, ठीक है, मुंह से जाने के बाद ही। डायाफ्राम, व्हाट इज डायाफ्राम? डायाफ्राम समझते हैं, डायाफ्राम एक लंग्स के अंदर एक चीज़ है, नीचे लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड चीज़ है, मस्कुलर ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। अगर ये लंग्स हैं, लेट मी शो यू, अगर ये लंग्स हैं ऊपर, इन लंग्स के साथ में ये एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है डायाफ्राम। ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। सो ये डायाफ्राम है। सो क्योंकि डायाफ्राम किसके अंदर आता है, दिस इज अ टाइप ऑफ विसरल ऑर्गन, तो इसलिए इनको विसरल स्टेटेड मसल्स भी बताया जाता है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, डजेंट मैटर, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज स्टेटेड मसल्स, देयर लोकेशन एंड देयर function. Okay, they control the locomotion of our body, all the voluntary locomotion what we are doing. Is that clear? So striated muscle के अंदर इतना ही। चलिए आगे, next smooth muscles. Okay, smooth muscles, I hope you remember what we stated right here, that is unstated muscle, smooth muscles or involuntary muscles. See, now these smooth muscles are like this, they show their structure like this. You can see this part, this part and this part, they are fibers like threads. ये आप बीच में देख लीजिए, ये थ्रेड्स ही दिख रहे हैं इसके बीच में। ये थ्रेड्स क्या हैं, इन्हीं की वजह से एक्चुअली काम चलता है। देख लीजिए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री। सबसे पहली चीज़ क्या है, इनवॉलेंट्री है। व्हाट इट मीन्स नाउ, दे आर वर्किंग विदाउट आवर विल। अगर ये हमारी विल के बगैर काम कर रहे होंगे तो ये कहाँ होंगे, दे लाई देन इन द विसरल ऑर्गन एक्सेप्ट दी हार्ट। हार्ट के अंदर अपने कार्डियक हैं, तो इसलिए हार्ट के बगैर छोड़कर जितने भी विसरल ऑर्गन हैं उनके अंदर होगा। जैसे मैंने अभी डायाफ्राम की बात की, डायाफ्राम आपकी चाहत से नहीं चल रहा, ठीक है ना। डायाफ्राम कब चलता है, जब उसके ऊपर लंग्स की तरफ से प्रेशर आता है, तो वो क्या हो जाता है, दैट कंट्रैक्ट्स, देन अगेन इट रिलैक्सेस। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, तो वो किससे चलता है, वो आपकी चाहत से नहीं चल रहा, दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके, दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। अब यहाँ पर इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री का काम मिक्स करके नहीं होता। आप ये ना समझें कि इसे दोनों मिलाकर काम नहीं। देख लीजिए, डायाफ्राम का काम क्या है, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। अगर ये रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कर रहा है, तो रेस्पिरेशन आपकी वजह से नहीं हो रही। आप यूँ चाहिए भाई मैं बचपन से पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ तब से सांस ले रहा हूँ, मेरे लंग्स थक चुके हैं, लेट्स स्टॉप फॉर सम टाइम, आज रात को नहीं लेते हैं। विल इट हैपन? डेफिनेटली नॉट, नहीं हो सकता ना। क्यों होगा? बिकॉज ये आपकी चाहत से बाहर की एक चीज़ है, इट्स एन इनवॉलेंट्री एक्शन। So walls of the alimentary canal, where it is present now, walls of the elementary canal हो गया, आपके माउथ से लेकर आपके एनल कैविटी तक जितनी भी चीज़ें, आपके स्टमक हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल एरिया, ऑल कम्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स, आपने देखा होगा पीछे मैंने आपको गॉबलेट सेल दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके पीछे डक्ट है, उसके ऊपर गॉबलेट सेल है, जैसे सिक्रीशन आ रही है, तो जो भी डक्ट्स हैं उनके ऊपर इसकी ये प्रेजेंट होता है। देन यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट, दैट इज, yes, that is actually the genital tracts, मेल और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्स हैं, और वहाँ पर these are actually what which are responsible for urination। जैसे ब्लैडर के अंदर से यूरिन आ गया आगे, तो डक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसको सर्कुलेट और डायलेट करता है चीज़ों को। तो वहाँ पर जो डक्ट है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, उसके अंदर भी होता है। एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आइरिस ऑफ द आई, अपनी आँख देखें, आइरिस जो आपकी आँख के अंदर है, उसके अंदर भी ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। एज यू नो, दे आर प्रेजेंट नाउ इन different categories in different areas, so definitely they will be having some different functions। जो functions की बात करते हैं आप, तो functions क्या है smooth muscles का, involuntary muscles का? सबसे पहले it shows the peristaltic movement। now what is this peristaltic movement? you should know this। peristaltic movement क्या होता है? peristaltic movement है जब आप खाना खाते हैं, जब आपने खाना खाया, खाना फूड पाइप से नीचे जा रहा है, ओके, खाना आपने खाया, फूड पाइप से नीचे जा रहा है, दिस फूड इज मूविंग टुवर्ड्स योर स्टमक। अब ये खाना खुद नहीं मूव होता, बट
ये खाना मुंह होता है बिकॉज ऑफ दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप। यहाँ पे इस तरह होगा। अब यहाँ पे जो ही ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ऊपर का एरिया ठीक हो जाएगा, ऊपर का एरिया का कंट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो फूड पाइप का थोड़ा खुलना थोड़ा बंद होना ताकि धक्का लगे खाने को आगे, दिस मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पूरा इट विल मूव अहेड, स्टमक देन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब जगह ऐसी ही मूवमेंट चलती है। दैट्स व्हाई इट मूव्स अहेड, अदरवाइज इट विल स्टॉप, राइट। सो दिस फूड इज एक्चुअली कॉल्ड एज बोलस। ये गोल जो बन के जाता है नीचे, गो बोलस बोलते हैं इसको, BOLUS, बोलस। ओके, नाउ सी दिस फूड इज मूविंग। अब ये जो चल रही है इस खाने की जो मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, इसका मतलब खाने को आगे जाने के लिए हेल्प हो रही है, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। नंबर 2 फंक्शन, दिस वाज नंबर 1, देन नंबर 2 कंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर और यूट्रस। ओके, अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी इसकी प्रेजेंस है। मैंने यहाँ पे यूरिनोजेनिटल डक्ट की आपको बात की थी, दैट मीन्स यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इट कंट्रैक्ट्स, यूरिन को पुश लगता है, इट कम्स आउट, अर्ज होती है एंड यू फील समथिंग, यू गो टू वॉशरूम। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज गाल ब्लैडर के अंदर भी है, स्क्रीशन के लिए हेल्प हो रहा है वहाँ पे। यूट्रस इन फीमेल्स, उनके अंदर भी। अब जब यूट्रस के अंदर हो रहा है यूरिन, या यूट्रस के अंदर जब ये मूवमेंट होती है, ओके, यूट्रस के अंदर जब ये मूवमेंट होगी, इन वॉल्स पे प्रेजेंट है, देखिए इन वॉल्स पे क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स, बिकॉज यहाँ पर कंट्रैक्शन होना ज़रूरी है और रिलैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं मसल्स यहाँ पर। रिलैक्स इन द सेंस दे हैव टू एक्सपेंड देयर सेल्व्स, राइट। तो इन वॉल्स पे प्रेशर होता है तो स्मूथ मसल्स का होना ज़रूरी है बिकॉज इंटरनल डैमेज ना हो। तो यहाँ पर जो आप यूरिनरी इसके अंदर यूट्रस के अंदर देखते हैं, दिस टाइप इफ इट्स शोन इन यूरिनरी ब्लैडर, तो इस टाइप ये यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर और यूट्रस। अब जो यूट्रस की मूवमेंट होगी इस तरह की बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल्स, दैट मूवमेंट विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रीसिव मूवमेंट बोलेंगे उसको, ये आप याद रखेंगे सिर्फ यूट्रस के लिए। ओके, इज दैट क्लियर। सो स्मूथ मसल्स के बाद है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑफ कार्डियक। अभी 3 चीज़ें थी इसके अंदर, पहले हमने वॉलेंट्री, देन इनवॉलेंट्री, नाउ द थर्ड वन दैट इज द कार्डियक मसल्स। नाउ व्हाट इज ए कार्डियक मसल? कार्डियक मीन्स, कार्डिया मीन्स हार्ट, हार्ट के अंदर मसल्स होना। किस तरह के मसल्स होते हैं, लेट्स चेक इट आउट। सो यू कैन सी द डायग्राम हेयर, इस तरह के दिखने में कुछ होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। दिस इज द कार्डियक मसल, ये जो आपको एरिया दिखाया गया है कार्डियक मसल है, और इसके बीच में ये इस तरह से कट से कुछ, ये देख रहे हैं आप, ये कट, ये कट, ये वाला कट, दीज आर कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ओके, इंटरकैलेटेड डिस्क। अब ये कहाँ पे मिलेंगे ये मसल्स? सबसे पहले दे आर कार्डियक, सो डेफिनेटली दे आर फाउंड इन दी हार्ट, वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की वॉल्स में मिलेंगी। दूसरी चीज, इंटरसेल्यूलर स्पेस of the cardiac muscles are filled with abundant loose connective tissue. Okay, very important, that is supplied with the blood capillaries. अब हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए ना भाई काम करने के लिए, ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ये जो ब्लड की सप्लाई इसको मिल रही है, ये मिलेगी अगर वहाँ पर ब्लड की कैपिलरीज होंगी। तो कैपिलरीज डायरेक्टली हार्ट के मसल्स में नहीं होती, बट हार्ट के मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है, हार्ट के मसल्स के बीच में जो क्या होगा, जो स्पेस होगी, इन स्पेस के अंदर क्या होता है, इन स्पेस के अंदर अबेंडेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू, इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो सप्लाई करता है किसकी, ब्लड कैपिलरी से सप्लाई होती है, और यहाँ से इसको ब्लड सप्लाई होता है। ओके, नाउ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हार्ट के मसल्स की, जब से इंसान पैदा होता है तब से धड़कना शुरू करता है जब तक इंसान मर जाता है। सो दैट मीन्स दे कंट्रैक्ट एंडलेसली फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज, राइट। जब बर्थ होती है तब से लेकर डेथ तक, मरते तक ये बेचारा काम कर रहा होता है, रुकता नहीं है। और दूसरी एक चीज़, कार्डियक मसल्स क्या दिखाते हैं, दे शो इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये आपके कहने से रुकेगा नहीं ऑब्वियसली, राइट। सो आपके हक में इसका थोड़ा सा हट के मसला है कि भाई आपकी मान के नहीं चलता, ये खुद ही इसने काम करना है। सो इट हेल्प्स in distribution of blood throughout the body because it shows the contraction and relaxation type of movement in their muscles, जिसकी वजह से पूरे हार्ट का जो ब्लड का मैकेनिज्म है बनने का और थ्रो करने का, ठीक है ना, ये पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड को भी पंप करेगा, भेजेगा लंग्स में प्यूरिफाई के लिए, वहाँ से वो ब्लड वापस आएगा और जाएगा पूरे जिस्म के हिस्सों में, और वहाँ पे ताकि सब जगह पे पहुँचे और एनर्जी मिल सके और बाकी प्रोसेस एज यूजुअल हो सके। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर?
ऑलराइट, कार्डियक मसल्स ख़त्म होते हैं इसी के साथ, उसी के साथ हमारा एक पार्ट उसका वो ख़त्म होता है। अब उसके बाद एक और चीज़, चलते हैं हम नेक्स्ट टिश्यू पर, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस नाम से इसको समझ सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो बहुत सारे ऑर्गन्स को, बल्कि सब ऑर्गन्स को आपस में कनेक्टेड रखता है। नाम से पता, याद रखिए क्या रखेगा, कनेक्ट रखेगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर, इट कनेक्ट्स एंड एंकर्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट करेगा और उनको आपस में मिलाकर काम करेगा, जोड़े रखेगा, उनको अलहदा नहीं होने देता। अगर ये ऐसा कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये बाइंडिंग का काम कर रहा है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इनको, और इनको पैक कर रहा है। डिफरेंट, अभी हम आएंगे क्योंकि इसकी भी बहुत सारी आगे टाइप्स हैं, 2-3 वो देखना हमने। बाइंडिंग के लिए कुछ और काम करेंगे, सपोर्टिंग वाले कुछ और होंगे, और पैकिंग वाले कुछ और होंगे। किसके, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ऐसा हो रहा होता है। सो लेट्स चेक आउट इन डिटेल व्हाट एक्चुअली द कनेक्टिव टिश्यू इज एंड इट्स टाइप्स। बट फॉर दैट वी नीड टू चेक इट आउट विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। ये सेल्स हर जगह पे मिलेंगी, राइट। सबसे पहले एक सेल मिलती है जिसको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, देन वी हैव एडिपोज सेल, देन वी हैव मैक्रोफेजेस, वी हैव मास्ट सेल्स, देन वी हैव इम्यूनोसाइट्स। ओके, एडिपोज आपको पता है फैट्स के लिए, फाइब्रोब्लास्ट्स वहाँ पर हैं, देन मैक्रोफेज या इम्यून सिस्टम के अंदर मास्ट सेल्स हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, इम्यूनोसाइट्स हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एनीवेज, वी डू नॉट नीड टू गो टू इन डिटेल फॉर दीज ऑल दोज थिंग्स, बट we should remember that there are different connective tissue cells, they are named as here: fibroblast, adipose, macrophage, and mast cells and immunocytes. Let's discuss in detail the types of connective tissue. Now my dear students, connective tissue जो है, सबसे पहले इसमें क्या है, एरियोलर, ठीक है ना। एरियोलर का दूसरा नाम क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा वाला आ जाएगा तो वो हो जाएगा डेंस वाला। सो दिस व्हाट इज कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ सी व्हाट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट जॉइंस स्किन टू मसल। ये याद रखना पड़ेगा, ये किसको ज्वाइन कर रहा है, स्किन को किससे कर रहा है, मसल से ज्वाइन कर रहा है, पहली चीज़। और ये स्पेस जो है, हमारे ऑर्गन्स की जो स्पेस है उसको क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। हमारे मसल्स के इर्द गिर्द पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल के इर्द गिर्द मिलता है, और हमारी नर्व्स के लिए, क्यों, स्पोर्ट की ज़रूरत है ना भाई, तो स्पोर्ट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं इन लोकेशंस पे। फंक्शन क्या हुआ, सबसे पहला काम करता है, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी। अगर एक इंजरी हो गई तो वहाँ से इसकी हेल्प हो जाएगी, इसी वजह से, किस वजह से, इस टिश्यू की वजह से हेल्प हो जाएगी उसके रिपेयर होने में। ओके, it helps in, this is actually P here, it helps in combating foreign toxins. Okay, foreign toxins की combat करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये काम करेगा। कौन सा, एरियोलर टिश्यू, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी चीज़, इट फिक्सेस द स्किन टू द अंडरलाइंग मसल्स। इसका मतलब क्या है, इस टिश्यू और मसल्स के बीच में है, स्किन और मसल्स के बीच में है। एक्ट एज एन, यू कैन से, फेविक्विक। दो के बीच में एक फेविक्विक है जो इन दोनों को जोड़े रखता है, मसल्स को और, यस, मसल्स को और स्किन को आपस में जोड़े रखते हैं। दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग, इट फिक्सेस द स्किन टू द अंडरलाइंग मसल्स। क्लियर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के, आई शुड से नंबर 1 टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर। नेक्स्ट इज डेंस रेगुलर, ठीक है। अभी वो क्या था, वो था हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, अब है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस रेगुलर भी बोल दीजिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बट चूंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 फर्दर सब टाइप्स के हैं, डिफरेंट जगह पे मिलता है, टेंडन्स और लिगामेंट्स की शेप में। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई बाइंडिंग करना, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, वो सब चीज़ें हम अभी देखते हैं। सो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है इसका, किसका, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। So the principal component of dense connective tissue is tendon and ligament. You can see it in the diagram. So see, first of all, tendon. Where is tendon? Tendon is here. You can see what tendon is doing. It joins the muscle. Which muscle? This muscle. अब देखिए ये मसल चूंकि यहाँ पे स्किन के बोन के साथ ज्वाइन है, तो डेफिनेटली कौन सा मसल होगा, पीछे पढ़ा हमने, स्केलेटल मसल होगा, स्केलेटन के साथ है ना, तो ये स्केलेटल मसल है। इसका मतलब स्केलेटल मसल्स को जो चीज़ ज्वाइन करेगी मेन बोन के साथ, ओके, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेंडन, बोन और मसल को ज्वाइन करने वाली। सो यू कैन से, सो टेंडन इज द इन इलास्टिक स्ट्रक्चर,
इन इलास्टिक स्ट्रक्चर, दैट मीन स्ट्रेचेबिलिटी इसकी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ओके, इसको ज़्यादा खींच नहीं सकते, फिर टूट जाएगा। सो द इन इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट ज्वाइंस स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स, किसके साथ ज्वाइन करेगा, हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। आप ज़्यादा खींच नहीं सकते, जैसे आप रबर बैंड होता है उसको खींचिए एक हद तक वो जाएगा, उसके बाद अगर आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे वो क्या होगा, टाक, वो कट जाएगा। डेफिनेटली उसको कटने से बचाने के लिए उसकी एक लिमिटेड स्ट्रेचेबिलिटी है। अब देखिए इसी स्ट्रेचेबिलिटी के साथ है हमारे पास टेंडन्स। तो ये टेंडन्स जो हैं, सो सी हियर वेयर दीज टेंडन्स आर नाउ, दीज आर द टेंडन्स, सी ये टेंडन्स है। इन टेंडन्स की एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, उससे ज़्यादा आप इनको खींच नहीं सकते। बट एज फार एज लिगामेंट इज कंसर्न, वो थोड़ा सा अलग हटके होता है इससे। देखिए लिगामेंट क्या होता है, दीज आर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ये इलास्टिसिटी इनके अंदर ज़्यादा है, जो कनेक्ट करेंगे बोन टू बोन, ये इंपॉर्टेंट है। वो कर रहा है बोन टू मसल, टेंडन क्या कर रहा है, बोन टू मसल, बट लिगामेंट करेगा बोन टू बोन, इस बोन को इस बोन के साथ, ये आप देख लीजिए, इस बोन को इस बोन के साथ इसने कनेक्ट किया हुआ है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए ना, जो चीज़ दो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली चीज़ों को कनेक्ट करके रखे, खुद भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इट इज़ हाईली इलास्टिक इन नेचर, दैट मीन्स इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको आप खिंचाव कर सकते हैं, लंबे तक चलता है ये, ठीक है। ओके, ऑल राइट। सो टेंडन एंड लिगामेंट मिलकर बनाते हैं कौन सा टिश्यू, डेंस वाला। ओके, ये डेंस आप देख सकते स्ट्रक्चर से, ये डेंस है। वहाँ पे हमने वो देखा था कौन सा वाला, एरियोलर वाला, वो हमारे पास था लूज कनेक्टिव टिश्यू। ना वी हैव द डेंस वन, टेंडन एंड लिगामेंट। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एडिपोज। एडिपोज का मतलब होता है बच्चों फैट। एडिपोज टिश्यू कौन सा हुआ, फैट। अब एडिपोज सेल अगर होंगी, फैट सेल्स अगर कंबाइन हो जाती हैं तो वो इस टिश्यू को बनाती हैं, जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। अब जो एग्रीगेशन ऑफ फैट हो जाता है, एग्रीगेशन ऑफ फैट्स का जमा होना किसकी वजह से होगा, डेफिनेटली वहाँ छोटी छोटी सेल्स जमा होंगी, फैट की सेल्स। और ये जो सेल्स हैं इन्हीं को बोला जाता है एडिपोसाइट्स। ये जो फैट सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट हो गए, फैट कहाँ प्रेजेंट होता है, डेफिनेटली स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट, लाइक किडनी, इस यहाँ पे। तो बिलो द स्किन, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन लाइक द किडनी, दिस एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट। ओके, नाउ फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यू। सबसे पहले ये क्या करता है, देखिए ऐसा नहीं कि फैट का होना ही नहीं चाहिए, फैट होना चाहिए, देयर शुड बी इन लिमिटेड क्वांटिटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए शेप। वरना सुकड़ के इंसान हड्डियाँ दिखेगा तो डेफिनेटली खाली स्किन, हड्डियों के ऊपर स्किन लगेगा तो वो तो आप समझ सकते हैं ना। सो देयर शुड बी सम फैट कंटेंट विच प्रोवाइड्स ए शेप। तो शेप का होना ज़रूरी है, लिम्स और बॉडी की शेप के लिए फैट कंटेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इट एक्ट्स एट फैट रिजर्वर, बॉडी के अंदर फैट जमा होता है, जो फैट स्टोर रहता है वो किस वजह से होता है, एडिपोज टिश्यू की वजह से ही फैट स्टोर रहता है। तीसरी चीज, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बिंग और कशन अराउंड आई बॉल एंड किडनीज। शॉक एब्जॉर्बर, व्हाट इट मीन्स, दैट मीन्स अगर आप यूँ समझ लीजिए बहुत सारा कॉटन रख दीजिए और एक जगह पर, और वहाँ पर आप ऊपर से छलांग मारिए उसके ऊपर, तो आप चाहे सीमेंट पे हो या आप कहीं पे भी हो आपको लगेगी नहीं, बिकॉज आपने नीचे कुछ ऐसी चीज़ रखी है जो उसको एब्जॉर्ब कर रही है, आपकी शॉक, आने वाला शॉक एब्जॉर्ब हो रहा है, आने वाला ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेंथ है, ऊपर से जो चीज़ बहुत ज़ोर से आई है, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जब ऐसा हो, जब शॉक एब्जॉर्बिंग कोई चीज़ हो, कशन तक क्या होता है आपका, व्हाट इट एक्ट्स एज कशन, ठीक। तो आँखों के अराउंड में, किडनीज़ के ऊपर बहुत जगह पे फैट्स होता है, तो इन चीज़ों को डैमेज होने से बचाता है। लाइक यू जंप, अगर आपने जंप लगाई 5-6 सीढ़ी से ऊपर नीचे आप गिर गए, ऐसा कभी नहीं हुआ दैट यूर किडनी फॉल्स, अभी किडनी गिर गई, कहाँ चलेगी भाई, टांग में किडनी हो गई, राइट, ऐसा होता है, नेवर हैपन्स। व्हाई, बिकॉज दिस किडनी इज वन एंड इज एक्चुअली बाउंडेड एंड इज एक्चुअली सराउंडेड बाय द फैट, तो ये इसको छोड़ेगा नहीं, ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग टाइम के ऊपर इसको पकड़ के रखता है, गिरने नहीं देता। ओके, दूसरी चीज़, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, दैट मीन्स जो बॉडी की हीट है हमारे अंदर उसको ये बाहर निकलने नहीं देता, ख़त्म नहीं होने देता। इट मेंटेन्स अवर इंटरनल हीट, उसका होना ज़रूरी है, अगर हमारी इंटरनल हीट नहीं रही अंदर तो यू कैन अंडरस्टैंड ब्लड का जो फ्लो है वो उसके रुकने के चांसेस हैं, ब्लड के मोटे होने के चांसेस हैं, एंड अल्टीमेटली
ठीक है ना, पहुंच गया बंदा ऊपर, तो उससे बचने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स द हीट ऑफ द बॉडी। तो हीट होती है, इसलिए जनरेट जो होती है उसको बचाना भी ज़रूरी है। कमरा गर्म कब होता है, जब आप कमरे के अंदर, ऐसा तो नहीं है खुले आंगन में जाके ब्लोअर लगा के बैठ जाइए तो गर्मी नहीं होगी, बिकॉज आप हीट दे तो रहे हैं बट उसको स्टॉप नहीं कर रहे, उसको बचा नहीं रहे हो। तो कमरे के अंदर गर्मी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्स हैं, वहाँ पे देयर आर वेरियस मीन्स जिनसे हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है उस वॉल्स, उन पर्दों से, वॉल से, खिड़की से, ताकि उस कमरे के अंदर गर्मी, हीट स्टोर रहे। तो बॉडी के अंदर हीट स्टोर रहना ज़रूरी है, और वो हीट स्टोर रहती है बिकॉज ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू, दैट इज़ द फैट टिश्यू। इज़ दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू। ओके जी, चलिए आगे। अब हम देखते हैं स्केलेटल टिश्यू क्या होता है। ओके, इट इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्केलेटल टिश्यू। देखिए, पहली चीज़, इट इंक्लूड्स व्हाट, कार्टिलेज एंड बोन। ये दो चीज़ें, मतलब हमको ये इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है। दैट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टेब्रेट बॉडी। ओके, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन अंदर का ढांचा, अंदर का हड्डियों का ढांचा जो बना था वो, ऑफ द वर्टेब्रेट बॉडी। वर्टेब्रेट कौन होते हैं, वो जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम हो, योर बैकबोन, जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम हो, उनके अंदर एंडोस्केलेटन जो होता है वो फॉर्मेशन होती है दो तरह की, एक कार्टिलेज की, एक बोन की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कार्टिलेज एक ऐसी चीज़ है, इट्स ए सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन, आपकी नोज़ में होता है, एयर पिने में होती है, यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। बोन हार्ड पार्ट होता है, राइट। चलिए देख लेते हैं कार्टिलेज होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कार्टिलेज। इट्स फाउंड इन वेयर, एयर पिने, मैं आपको बता दिया, कान का नीचे, कान की लो, ठीक ना, तो कश्मीरी में बोलेंगे कानफियस। ओके, ये जो कान की लो है या नोज टिप है, नकवोर, राइट। तो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, जो जॉइंट्स होते हैं वो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के, वो बड़े नरम होते हैं। वरना जो है टकराती हड्डियाँ, जॉइंट उठने उठने बैठने में आवाज़ें होती, राइट। अब टांग नीचे डाली आपने, रिलैक्स किया तो वहाँ टक आवाज़ आती। ओके, तो वो जो आवाज़ कभी कभी आती है वो अलग से है, वो टीज बंद का सुन, लेकिन ये नहीं है। ये जो है एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज की वजह से स्मूथनेस प्रोवाइड होती है वहाँ पे। रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, जो आपका विंड पाइप है वहाँ पे आपने देखा होगा, देयर आर रिंग्स, उसमें रिंग्स होती हैं, ट्रैकिया हो में रिंग्स होती हैं। ये जो रिंग्स होती हैं ना, ये रिंग्स सपोर्ट करती हैं ट्रैकिया को, ताकि कोलैप्स ना हो, टूट ना जाए, बंद ना हो जाए। और एपिग्लॉटिस जो है, ओके, तो इन जगहों पर ये स्मूथनेस क्रिएट करता है, सरफेस जॉइंट्स की स्मूथनेस क्रिएट करता है। एयर पिन्ने, नोज टिप्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन सब के अंदर जो ये मिलता है हमें, बून का जो टाइप मिलता है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ओके, सो नेक्स्ट इज बोन्स। नाउ व्हाट इज बोन्स? बोन्स क्या होंगे, दे आर नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, दैट मीन्स दे आर हार्ड, दे आर हार्ड। क्या, अब जिन सेल्स के ये बोन्स बनती हैं, डेफिनेटली सेल्स की बनेंगी, उन सेल्स को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स, या उनको दूसरा नाम भी बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट, इन दो नाम से इस सेल्स को जाना जाता है। किनको, वो सेल्स जो बोन्स को बना रही हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज डूइंग इट, व्हाट इट बोन्स आर डूइंग टू अस, टू आवर बॉडी, दे प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, दे प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। अब देखिए, हड्डियाँ निकाल दीजिए तो गोश्त का लोथड़ा ठप से नीचे गिरेगा। ओके, तो हड्डियाँ होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी की एक शेप रहे। दूसरी चीज़, इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल लाइक ब्रेन, लंग्स। नहीं, देखिए ब्रेन को कैसे होता है कि आपकी ब्रेन के अंदर क्रेनियम का हड्डी है ना सिर के ऊपर, तो अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के ऊपर मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद हड्डी वाला पोर्शन है, दैट इज क्रेनियम। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट, लंग्स को कर रहा है, देखिए रिब्स हैं साइडों में, लंग्स को प्रोवाइड कर रही हैं। तो बोन्स हमें प्रोटेक्शन का काम देती हैं। और क्या करती हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोरेज रहती है हमारे पास बोन्स। और इज दैट क्लियर? सो दीज कार्टिलेज and bones are the main two components of skeletal tissue, they form the skeletal tissue. Next, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू में एक और चीज़ है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक तो हमने हार्ड पार्ट देखा, लूज देखा, डेंस देखा, अब एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लूइड टाइप। फ्लूइड में दो चीज़ें हमारे पास मिलती हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। ओके, अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी। अब टिश्यू बनता किससे है भाई, ग्रुप सेल से ही बनता है, बहुत सारी सेल्स मिली, उन्होंने ग्रुप ऑफ सेल्स उन्होंने मिलके एक टिश्यू बना दिया। सो दोज ग्रुप ऑफ सेल्स विच मेक व्हाट, कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? वो टिश्यू जो कनेक्शन बनवाएगा बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, दस
टिश्यू बाय देयर फ्लूइड मैट्रिक्स, ऑब्वियसली फ्लूइड की वजह से. सो द कनेक्शन आर कॉमनली और मोस्टली मेंट फॉर सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और एसेंशियल फॉर द सेल्स फॉर देयर लिविंग. देख लीजिए, अब ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी वजह से सेल खुद भी जिंदा रहती है, और दूसरा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का आना जाना है, CO2 ऑक्सीजन के गैसेस या CO2 या ऑक्सीजन जो है उनकी एक्सचेंज का मसला है, इनको लेकर जाना है, ये सब ब्लड के थ्रू ही, यानी ये एक फ्लूइड के थ्रू चलता है सिस्टम. ठीक है ना, जो सेल के लिए खुद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि ब्लड और लिम्फ के अंदर फ़र्क क्या है. यू कैन सी हियर व्हाट इज़ ब्लड, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ. Blood is a fluid connective tissue. Okay, blood is a fluid connective tissue. Just a minute, I'll be continuing this. So blood is a fluid connective tissue that provides what it provides. Look, okay, so sorry for the hindrance. So blood is a fluid connective tissue that provides a transport system. क्या प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना हमारी बॉडी के अंदर, और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है ऑक्सीजन. क्या हो रहा है? वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है. इज इट क्लियर? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है. मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और अदर सबस्टेंसेस कंटेनिंग RBC, जिनका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, या WBC जिनको आप ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स. दीज आर द कंपोनेंट्स. चाहे वो प्लेटलेट हो, WBC हो या RBC हो, ये तीनों चीज़ें मिलती कहाँ पर हैं? दे आर एक्चुअली फाउंड इन ब्लड. ये ब्लड के अंदर मिलता है. इसका मतलब ब्लड इज द कंपोनेंट ऑफ 3 मेन थिंग्स: RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. अब RBC, WBC, इनका डिफरेंट काम है. अब RBC की बात कर ले तो ये ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरी करता है. ठीक है. अगर आप WBC बात करें, WBC हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प हो रहा है, हमारे वहाँ पे मिलते हैं. तो मेन WBCs एक्चुअली ब्लड के अंदर मिलते हैं. मैक्सिमम पार्ट इसका हमारा लिम्फ के अंदर भी मिलता है. जब प्लेटलेट्स की बात करें तो ये हमारी इंजरी विंजरी जो हो जाती है, लग जाती है, कभी जख्म वख्म हो गया, उसकी हीलिंग के अंदर इससे हेल्प होती है. क्लियर? तो दूसरा है हमारे पास इसी का अपोजिट, दैट इज लिम्फ. नाउ व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ हमारे पास इस तरह का है कि ये एक ग्राउंड सबस्टेंस है. व्हाट इज ग्राउंड सबस्टेंस? एक ऐसी चीज़ जिसमें ब्लड भी फ्लो करेगा, वाटरी एरिया, राइट. ये पानी के जैसा है. इट्स ए कलरलेस फ्लूइड फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. ब्लड के बाहर आता है. इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? WBCs का. ठीक है. इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू. इसका मतलब ब्लड हमें न्यूट्रिएंट्स देगा, लिम्फ हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा. क्लियर? लिम्फ हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा. तो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के हो सकते हैं. या तो वो CO2 की फॉर्म में होगा, ओके, या हमारे टिश्यूज से निकलने वाला जो वेस्ट है, एनीथिंग इनऑर्गेनिक वेस्ट, वो बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो ये ब्लड से इन चीज़ों को खींच के बाहर निकालता है, और इनको क्या करता है? प्यूरिफिकेशन के अंदर हेल्प हो जाती है. दैट मीन्स अगर ये ऐसा काम कर रहा है, एक ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे मैकेनिज्म के अंदर, बॉडी के सिस्टम्स के अंदर डिफेंस सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, इन्हांस हो रहा है. सो दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स अ डिफेंसिव सिस्टम टू दी बॉडी. सो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर इसकी हमें हेल्प हो रही है. किसकी? लिम्फ की. सो ब्लड और लिम्फ के अंदर ये डिफरेंस है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट टॉपिक ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू क्या है? अब डायग्राम पे फिलहाल नहीं जाइए, मैं अभी समझाऊंगा ये क्या है. नर्वस टिश्यू दैट मीन्स हमारे ऊपर से हमारे पास नर्वस सिस्टम है, हेड, उसके अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड. इन दोनों को जो टिश्यू मिलाकर जो टिश्यू बनता है उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू. बट ये बनेगा उन सेल से. कोई भी चीज़ जो बन रही है टिश्यू, वो किससे बन रही है? सेल से बन रही है. तो नर्वस टिश्यू जिन सेल से बनेगा उन सेल्स को बोलेंगे हम नर्व सेल्स. क्या बोलेंगे? नर्व सेल्स. इन नर्व सेल्स का दूसरा नाम है न्यूरॉन्स. चलिए जी. सो ए टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिट मैसेज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू. ये वो टिश्यू है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैसेज जाती हैं. बिकॉज हमारा कोई भी बॉडी के अंदर सिस्टम नर्वस सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये होता है सिग्नल्स की वजह से. इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बॉडी के अंदर चलती हैं, उनकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो है नर्वस टिश्यू. ये दिस नर्वस सिस्टम. तो और सेल्स जो इसके अंदर होती हैं उनको हम बोल रहे हैं नर्व सेल, या हम बोल रहे हैं न्यूरॉन. न्यूरॉन कैसा होता है? एज इट इज़ डिस्क्राइब्ड राइट हियर इन द डायग्राम बिलो. यू कैन सी
दिस द न्यूरॉन आई एम शोइंग राइट हियर, मैं अभी इसके बाद भी बताऊंगा, बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं। इस तरह का दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये एक ही टाइप में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली मोटर टाइप है इसकी, ये मोटर न्यूरॉन है। अब देखिए इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो डिफरेंट काम करता है। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा ये एरिया, इसका ये एरिया, और दूसरा होता है ये वाला, और होता है इस ये लंबा वाला। ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप इस एरिया की बात करते हैं, इस वाले की, ठीक है, जब आप किसकी बात करेंगे, इस एरिया की बात करें, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, DENDRITES, डेंड्राइट्स यहाँ लिखा है, डेंड्राइट्स या प्रोसेसेस, PROCESSES, प्रोसेसेस, ब्रांच। देखिए ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है इसका सेल बॉडी, ये जो आप देख रहे हैं डार्क वाला एरिया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर का एरिया ये, इसको बोलेंगे हम सेल बॉडी या सोमा, सेल बॉडी बोलेंगे या सोमा बोलेंगे, या साइटॉन, CYTON, साइटॉन भी बोला जाता है। और तीसरा इसका जो पार्ट होता है दैट इज एक्सॉन, ये लंबा एरिया, ये डेंड्राइट की तरह ही होता है, लंबा डेंड्राइट होता है, बट ये एक्सॉन कहलाता है। अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको जाऊं कि ये न्यूरॉन काम कैसे करता है, उसके लिए मुझे आपको एक डायग्राम दिखानी है, मैं आपको उसमें समझाता हूं कि हाउ एक्चुअली दिस न्यूरॉन वर्क्स। सी, ये न्यूरॉन किस तरह से काम करता है, दो चीज़ें आपको याद रखनी, ये वाले को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, मैं आपको यूं बताता हूँ दो चीज़ें, ये एक न्यूरॉन और ये एक न्यूरॉन, ये अलग अलग टाइप के न्यूरॉन से, ठीक है। इन दो को फिलहाल आप भूल जाइए, मैं इनको काट रहा हूँ। ये वाला, ये और ये क्या है, ये दो तरह के न्यूरॉन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। ये जो न्यूरॉन है इसको बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन, दिस वन, इसको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। और इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, इसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, और इसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे सेंस ऑर्गन्स पे होता है, जो वहाँ से होने वाली कोई भी चेंज को डिटेक्ट करता है और सिग्नल्स को आगे लेकर ब्रेन तक पहुँचाता है। वहाँ पर बीच में एक और न्यूरॉन होता है जिसको बोला जाता है इंटरमीडिएटर या रिले न्यूरॉन, ठीक है ना, या क्या बोलेंगे उसको, रिले न्यूरॉन। दिखने में कुछ ऐसा ही होता है, समझ लीजिए इस तरह का, जो इनके बीच में प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और वहाँ से इस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन में वो सिग्नल्स रीड आउट होते हैं, ठीक है, इससे सिग्नल इनको, इससे ब्रेन में सिग्नल रीड आउट हुआ, और उसके बाद वो इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल वापस भेजता है ताकि हम उस पर रिएक्ट कर सकें। ऐसे समझिए आपके पैर में कील चुभ गई, कांटा चुभ गया, तो आपको दर्द जो होता है वो दर्द इसी मैकेनिज्म से होता है। रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, पेन रिसेप्टर होते हैं, नॉसिसेप्टर्स, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, उस सिग्नल को सेंसरी से ऊपर भेजा। स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास थे कौन से वाले, रिले न्यूरॉन था, उसने उसको ले लिया अपनी जगह, फिर वहाँ से उसने ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया। ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर्स है, सोमेटो सेंटर है, मोटर सेंटर है, उन्होंने डिटेक्ट करने के बाद इसको मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करके इसके थ्रू सिग्नल्स को वापस भेजा, और उसी टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के इसने काम किया, और आपने उस वहाँ जगह से पैर अपने को हटा लिया उस कील से। ऐसा तो नहीं कील से भी आप हंसने लग गए, ठीक है ना, आप तालियां बजा रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, आप रो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो, आप मम्मा को बुला रहे हो, आप फ्रेंड्स को बुला रहे हो, आप उस कील को निकालने, कुछ आप उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑल दोज थिंग्स यू आर डूइंग आर एक्चुअली द रिफ्लेक्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ हैपन टू यू। ओके, तो जितना भी ये चीज़ें सब हुई हैं, ये हुई हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज न्यूरॉन्स। तो ये सिग्नल के वे में चलता है। इन डिटेल आपको ये इसके बारे में सारा हाउ दीज सिग्नल्स वर्क, ये कैसे चलता है, तो ये सब का सब आपको टेंथ के अंदर एक अलग से एक चैप्टर है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस न्यूरॉन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। एनीवेज, इसके डिफरेंट पार्ट्स है। मेन पार्ट मैंने आपको बता दिया, सोमा या सेल बॉडी, या दूसरी चीज़ डेंड्राइट, और तीसरा एक्सॉन। तीन पार्ट होते हैं इस न्यूरॉन के। न्यूरॉन के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो होती है माइलिन शीथ। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीनिश, ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होती है, यहाँ पे नाम भी लिखा है, ये माइलिन शीथ सिर्फ होती है मोटर न्यूरॉन पे, सेंसरी पे नहीं होती। यू कैन सी दिस सेंसरी न्यूरॉन, ये बेचारा नंगा सा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिंक ऊपर ये वाला, तो इसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, ये डिवॉइड होता है माइलिन शीथ का, DEVOID, इट लैक्स माइलिन शीथ, बट इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ये माइलिन शीथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ये बनी होती है एक सेल्स की जिनको बोला जाता है श्वान सेल्स। उन श्वान सेल्स को
एक और सेल्स है जो इन न्यूरॉन्स को पकड़ के रखती है, सपोर्ट करती है, उन सेल्स को बोला जाता है ओलिगोडेंड्रोग्लियोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी बोला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और नोड्स ऑफ रनवायर ये क्या है? ये है माइलिन शीट जो होती है ना, वो कंटिन्यू नहीं होती, वो कंटिन्यू, ये देखिए ये ब्रेक्स में है, इधर है फिर इधर है फिर इधर है, ये थोड़ा थोड़ा पार्ट है इस तरह। ये जो थोड़ा थोड़ा है इसके बीच में जो गैप आ रही है, इन गैप्स को बोला जाता है नोड्स ऑफ रनवायर। इनको क्या बोला? नोड्स ऑफ रनवायर। दिस नोड्स ऑफ रनवायर इज एक्चुअली हेल्पिंग इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। जब बहुत ज़रा जामिंग हो जाती है, यहाँ पे है नहीं बट यू नोट इट डाउन, वेन एवर देर इज जम्बलिंग ऑफ सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट ऑल द सिग्नल्स, इफ़ दीज नोट्स आर नॉट देयर यू विल गेट फेंटेड, जो है गिर जाएगा, चक्कर आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाता है आंखों के आगे। इसके होने की वजह से क्या हो जाता है, व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस टाइप ऑफ कंडीशन, दीज नोट्स ऑफ रणवीर हेल्प्स टू दी सिग्नल्स टू गो थ्रू दीज गैप्स। इन गैप से बाहर चला जाता है, आगे एक और न्यूरॉन होता है, वो सिग्नल उस न्यूरॉन से चलकर पाकर ये वापस इस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स का चलना है, यहाँ से इस सिग्नल्स का इस न्यूरॉन्स के थ्रू चलना है, बोलेंगे यहाँ से कहाँ से न्यूरॉन आ गया, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, रिमेंबर वन थिंग, न्यूरॉन इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। न्यूरॉन्स की जो पोजीशन होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली ये इसके साथ कनेक्ट है, इस न्यूरॉन के साथ, तो ये इस सिग्नल्स को आगे लेकर चलेगा और इसके हेल्प हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ देयर इज ए term saltatory conduction, I should say, you should remember this. Now this movement of signals from the nodes of Renwier, remember it and write it down, the movement of signals through nodes of Renwier, from nodes of Renwier in stress conditions or in condition when the signal is in the enormous quantity, in a huge quantity, right? Signals are moving out of this nodes of Renwier. This movement of signals from nodes of Renwier is called as saltatory conduction, saltatory, saltatory conduction. आई होप आपको ये समझ आया होगा, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन फिर से बता रहा हूँ, साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? साल्टेटरी कंडक्शन हो गया कि जब सिग्नल्स नोड्स ऑफ रनवायर के थ्रू बाहर आते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे साल्टेटरी कंडक्शन। ओके, अब जब आप बात करते हैं इसकी डेंड्राइट्स की, किसकी? इन बार्ट की। अब किसी में डेंड्राइट होता ही नहीं है बेचारे में, किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में एक होता है, किसी में दो होता है। उसके बेस पे जब आप न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। दे आर फाउंड एज यूनिपोलर, बाईपोलर, सीडो एंड मल्टीपोलर। जब यूनिपोलर की बात करेंगे, इसका मतलब इनके अंदर सिंगल डेंड्राइट, वन एक्सॉन। रिमेंबर दिस, यूनिपोलर, वन डेंड्राइट, वन एक्सॉन, ठीक है। ये आप सेल बॉडी देख रहे हैं, इसी पे इसका जो है एक ये मिलेगा, क्या बोले, डेंड्राइट मिलेगा आपको। दिस इज यूनिपोलर। नेक्स्ट इज बाईपोलर, जिसके अंदर क्या होंगे, एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। सीडोपोलर, सेंसरी वाला सीडोपोलर। सीडोपोलर मीन्स, सीडो मीन्स नकली, सीडोपोडिया आपने पढ़ा होगा, एमीबा के अंदर सीडोपोडिया होता है, दैट मीन्स इट शोज डिफरेंट फीट मूवमेंट, जिसकी वजह से एक पैर है, बाद में वो शायद होता ही नहीं, अलग से होता है, वो शेप नहीं रहती। जो सीडोपोडिया, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, दिखने में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 है, मल्टी दिख रहा है यहाँ पर, और ये एक एक्सॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेल बॉडी आप देख रहे हैं इसकी बाहर। इसके और इसमें फ़र्क ये हो जाता है कि कभी कभी ये जो दिख रहा है ये ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी ये इससे कम भी हो जाते हैं। सो दे डोंट रिमेन कॉन्स्टेंटली लाइक दे आर लुक हेयर राइट नाउ। सी, इस तरह के जो दिख रहे हैं अभी इसी तरह के नहीं रहते, दैट्स वाई दे आर शोइंग अस सम फॉल्स थिंग्स, सो दैट्स वी सेज यूनिपोलर, ठीक है ना। सीडो यूनिपोलर, दिखने में एक ही है बट कभी कभी एक से ज़्यादा, कभी 2 बन जाते हैं, कभी 3 बन जाते हैं, तो इसलिए इनको हम सीडो बोलते हैं। देन वी से अबाउट मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के अंदर सीधी सी बात है, नाम से आप समझ रहे हैं, मल्टीपोलर का मतलब क्या, बहुत सारे डेंड्राइट्स, दिस यू कैन सी, ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आप लिखते रहें, साथ में रिकैप्चुलेशन करें, बार बार इन चीज़ों को देखें, डेफिनेटली यू विल रिमेंबर आवर दोस्त, दे आर नॉट टफ बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड। सो मूविंग अहेड, यू कैन सी हियर,
ये देखिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया है। तीन तरह के जो न्यूरॉन हमें दिखते हैं एक्चुअली, अगर आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, न्यूरॉन्स आर एक्चुअली ऑफ मोर देन 200 टाइप्स, बट एज फार एज योर सिलेबस एंड थिंग्स आर कंसर्न, वी डोंट हैव टू डील विद दैट। एक्चुअली वी हैव टू गो थ्रू व्हाट लाइज इन द सिलेबस आल्सो। अब देख लीजिए, अगर आप सेंसरी न्यूरॉन की बात करें, ये देखिए आप, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर बना के कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है। इसका मतलब इसकी सेल बॉडी जो होती है वो होती है ऑन दी राइट और द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सॉन, इस वाले एक्सॉन के इधर होती है, ठीक है। अगर आप रिले न्यूरॉन की बात करें तो रिले न्यूरॉन कुछ दिखने में ऐसा है, ये देखिए बीच में इसके सेल बॉडी। और जब आप मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मोटर न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है, देखिए कितनी ब्रांचें, दरख्त सा दिख रहा है, और इसके ऊपर ये ऑल माइलिन शीथ एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरली डिफरेंसेस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। Now, in conclusion, as we saw in the plant tissue, we have to check it in the animal tissue also. तो एनिमल टिश्यू की जब आप बात करेंगे तो अगर आप इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करके चार्ट के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरह का है। ये रिकैप्चुलेशन है जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा। हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू विद डिफरेंट टाइप्स, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कोलमनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। जब कनेक्टिव की बात करेंगे, हमारे पास था एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड। एरियोलर में दो देखिए हमने, टेंडन और लिगामेंट देखे। स्केलेटल में हमने बून और कार्टिलेज देखी, और फ्लूइड में हमने ब्लड और लिम्फ को देखा। ओके, नाउ मस्कुलर की बात करें, मस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर स्ट्रेटिएट देखा था हमने, ठीक है ना, इनवॉलेंट्री वाला, फिर स्मूथ देखा, वॉलेंट्री वाला, फिर कार्डियक हमने देखे, और उसके बाद अभी अभी हमने बैक स्लाइड में देखा नर्वस टिश्यू के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। आई होप ऑल दोज थिंग्स आर अंडरस्टूड टू यू। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर गोइंग वेल विद योर पेरेंट्स एंड ऑल दोज योर सब्जेक्ट्स आल्सो। सो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। स्टे होम, स्टे सेफ और हेल्प योर पेरेंट्स। कहीं पे कन्फ्यूजन है, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग एंड हाउ यू आर डूइंग योर जॉब एट होम। ओके, सो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड टेक यू केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। ओके, सो टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।